हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है बच्चों। तो 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं और अब हम इसके सीधा जो है क्वेश्चन आंसर पर ही बढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने इसको रिविजन भी कर लिया था। जैसे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हमको रिविजन करना है, तो पूरा चैप्टर का मैं रिविजन करा चुका हूँ। चलिए, तो सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमारे सामने, और इसी बहुविकल्पीय क्वेश्चनों पर आगे बढ़ेंगे। और इसी में बढ़ते हुए पहला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं बहुविकल्प का। पहला प्रश्न हमारे पास है, नीचे दिए गई सूचनाओं के आधार पर जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकरण कीजिए। जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित कौन कौन है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा और जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले और कम जनसंख्या वाले। चलिए बताइए। दूसरा भी इसमें साथ साथ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क सही नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्र में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजना का जल बहाव नियंत्रण करके बाढ़ पर काबू पा सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। बहुउद्देशीय परियोजना उद्योग और घरों को बिजली विद्युत पैदा करती है। तो इसमें दिया गया तर्क नहीं है। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। और इसमें क्या होगा? बहुउद्देशीय परियोजना बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ये निगेटिव पॉइंट है, ये निगेटिव तर्क इसमें दिया। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप पढ़ेंगे तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर अगर आप जाओगे तो वहां आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहां गई बहुउद्देशीय परियोजनाएं? देखिए, यहां अगर आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। आगे बढ़े? क्लियर हुआ इतना? क्लियर है? तो यहां से आपको रेफरेंस मिल जाएगा और आप रेफरेंस के आधार पर इनको देख सकते हैं। क्लियर है? अब आपने देखा कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनके पक्ष में क्या है। तो पक्ष में हम लोग क्या देख रहे थे? इसमें लिखा है पक्ष में नहीं है, तो नहीं का तो आंसर हमने ये चुन दिया कि भाई ये आंसर। तो आप देखिए, जब बहुउद्देशीय परियोजना है यानी कि कोई डैम वगैरह बनता है तो उससे कुछ लाभ होता है, कुछ प्रॉफिट होता है। क्या प्रॉफिट हो रहा है? देखिए, जैसे बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्र में जल लाती है। जल मतलब पानी। पानी किसके लिए हो सकता है? सिंचाई के लिए भी हो सकता है और पीने योग्य भी। सिंचाई के लिए ज्यादातर हम इनको यूज करते हैं। और जल की जहां पर आपकी कमी होती है, जैसे आप इंदिरा कैनाल को देखिए। राजस्थान में अगर आप कहेंगे कि सबसे बड़ा वरदान अगर कोई दिया है तो इंदिरा गांधी कैनाल जो भाखड़ा नंगल बांध से निकली है, वो उसके लिए क्या है? राजस्थान के लिए एक अमृत साबित हुई है। ऐसा एक अमृत की तरह। बहुउद्देशीय परियोजना का जल बहाव नियंत्रण करके बाढ़ पर काबू पाती है। कैसे काबू पा रही है, क्या नियंत्रण है, ये सब चीजें हमें उसमें आपका देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है? अब आप देखिए, जैसे इसी में बढ़ते हैं। यह कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, इसमें गलत वाक्यों को पहचानिए और दोबारा लिखिए। पहचानना है और उस वाक्य को लिखना है। जैसे शहर की बढ़ती संख्या, उनकी विशाल और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों का सही उपयोग में मदद की है। क्या ये बात सही है? ठीक, तो ये बात गलत है। नदी पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक महत्व और तलछट को प्रभावित नहीं होता है, तो प्रभावित होता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति करने के लिए भी किसान भी नहीं भड़के। क्लियर है? आगे, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छल जल संग्रहण लोकप्रियता हो रहा है। तो नहीं, आज की तारीख में जब से इंदिरा गांधी कैनाल गई है
वो छतों पर जो जल संग्रहण होता था वो अब लोग करे कम है, ना कि ज्यादा। ऐसा है वो आपका कम हो गया है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। कैसा हो गया है? कम। ठीक है, अब हम इसके 30 शब्द वाले आंसर पर बढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और निम्नलिखित में प्रश्नों पे 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण संसाधन है, नवीकरण योग्य, बताइए। आंसर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले, मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले सभी समुद्री जल में समाप्त हो जाते हैं। उपयोग किए जाने वाले सभी पानी, सभी पानी समुद्री जल में समाप्त हो जाते हैं। कैसे हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो इसे जल हम हो जाते हैं। यह जल वाष्प के रूप में, यह है जल वाष्प, कैसा है? वाष्प के रूप में हाइड्रोक्लोरिक चक्र, हाइड्रोलॉजिक, हाइड्रोलॉजिक चक्र। चक्र के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक, अब प्रवेश करेगा, हार्ड चॉकलेट का मतलब टेम्परेचर पड़ेगा, टेम्परेचर पड़ेगा तो हीट पड़ेगी, हीट पड़ेगा तो जल वेपराइज होगा, वेपराइज होकर संघनन होगा, संघनन होकर वर्षा होगी, वर्षा होकर वापस वही जल हमको प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं होता है। और जब वर्षा होती है, कैसी है? वर्षा होती है तो इस चक्र द्वारा मीठा पानी, कैसा है? मीठा पानी का नवीनीकरण किया जाता है। कह रहे हैं मीठे पानी का नवीनीकरण
किया जाता है। याद रहेगा? तो ये सारा प्रोसीजर है। वैसे मैं आपको समझा दूं होता क्या है, समझने का प्रयास। ये हमारा सन है, ठीक, और इस सन की, और मान लीजिए ये आपका सन है, यहाँ इसकी रेसेज आई, और ये क्या होता है कि यहाँ से जल उड़ा और ये इस तरीके से वेपराइज होता है, संघनन होता है, और संघनन होने के बाद क्या होता है, ये वापस आपका बूंदों के रूप में ड्रॉपलेट्स के बूथ में ये धरती पर वापस आता है। तो क्या प्रोसेस हुई? पहले आपका तापमान, तापमान से क्या होगा, जल वाष्प, ठीक, और जल वाष्प से हमारा, आप देखेंगे जल वाष्प बनेगी, जल वाष्प क्या होगी, संघनन होगा, ठीक, और संघनन से क्या होगी आपकी वर्षा होगी, ठीक, और वर्षा से क्या होगा हमको मीठा जल आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? मीठा जल। तो ये पूरा प्रोसेस है, क्योंकि आप देखते हैं सूर्य की किरणें निकलती है, किरणें से टेम्परेचर आता है और वो सीधा यहाँ वो इनको इफेक्ट करता है और वेपराइजेशन होता है, और यहाँ क्या हो रहा है, संघनन। ये क्या है? संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन। और ये क्या हो रही है, ये आपकी वर्षा हो रही है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ जो मैं ये आपको दिखा रहा था, ये बाष्पीकरण हो रहा है। क्लियर है? और ये क्या है, ये थी हमारी जल की सतह। याद रहेगा? तो ये पहले आप लिखिए, फिर मैंने आपको ये पूरा हाइड्रोलिक जो चक्र है ये बना। तो ये हमने एक पैटर्न देखा है कि हाइड्रोलिकल जो आपका चक्र है कैसे है। तो सूरज से हमको टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर जब किसी वाटर बॉडी पर पड़ता है तो क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन होकर क्या होता है, ऊपर एक कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, ये वेपराइज जो हवा है ठंडी हो जाती है, फिर ये क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, फिर ये संघनन बादल के रूप में आपका वर्षा करता है, और वर्षा होने के बाद क्या होता है, ये वापस आपको हमको जो जल है ये हमको मिल जाता है। तो एक सर्कल को वो आपका मेंटेन करता है, एक साइक्लिक जो चक्र है वो उसको मेंटेन कर रहा है। कैसे? वर्षा का जल हो रहा है, फिर टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, तो ये एक आपका सर्कल है वो जो उसको कंप्लीट कर रहा है। इसी सर्कल को हम बोलते हैं हाइड्रोलिकल सर्कल। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ते हुए हम अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, जल की दुर्लभता क्या है और उसके क्या कारण है। जल जल की दुर्लभता का मतलब क्या है? क्लियर है? क्लियर तो हो, जल की दुर्लभता क्या है? दुर्लभता मतलब जल की उपलब्ध कम होना, जल में आपका तनाव, तनाव का मतलब होता है कि मांग ज्यादा है और उपलब्धता कम है। क्लियर है? आइए हम पढ़ते हैं जल की दुर्लभता के क्या कारण है, उसके उन प्रमुख कारणों को हम बात करें। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे। आंसर नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक, तो बात है जल की दुर्लभता। तो जल की दुर्लभता, दुर्लभता मतलब कठिनाई क्यों है। क्लियर है? जल की दुर्लभता का कारण है मांग का अधिक होना।
जबकि जल की उपलब्धता कम होने, या ओब्लिक करके लिख सकते हैं, जल का तनाव। और तनाव कब होता है? जब कोई चीज नहीं होती। तो जल का उपलब्धता कम होने, जलता होने के कारण क्या है? जल की दुर्लभता है। अभी और हम अभी देखेंगे इस कारण को कि एक सेकंड रुके। तो जल की दुर्लभता है, जल का तनाव के कारण ही जल की दुर्लभता है। अब जो इसके प्रमुख जो कारण है, उन प्रमुख कारणों को हम लोग देखेंगे। अब आप मुझे कारण बताइए। तो पहला आपको क्लियर होना चाहिए, जनसंख्या की वृद्धि इसका कारण है। ठीक भाई, जनसंख्या बढ़ रही है तो पानी तो उपभोग बढ़ेगा। दूसरा, जल का उद्योगों में उपयोग कुछ कारण बताऊंगा, बाकी आपको लिखने हैं। 3 कारण लिख रहा हूं मैं। और तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट कारक है, वो इम्पोर्टेंट कारक या फैक्टर ये है कि जल की पुनर्भरण की उपलब्धता, यानी कि हम लोग ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, ये हमारे साथ कारण हो रहा है पुनर्भरण। क्लियर है ये आपको? ठीक। अब देखिए अगले प्रश्न पर अगर आप पढ़ोगे तो बहुउद्देशीय परियोजना की होने वाले लाभ और हानि बड़े अच्छे से क्लियर हैं। लाभ और हानि कितनी बार पढ़ाया, रिवीजन कराया, ये आपको देखना है कि क्या इसका प्रॉफिट है, क्या इसके लॉस है। क्लियर है? तो लाभ में क्या होगा? बिजली बनती है, सिंचाई है, बाढ़ है, सुविधा है, पर्यटन है, झील है, जहाँ संचारण नहीं वहां दे सकते हैं, बहुत सारे। हानि क्या होता है? जल भराव होता है, विस्थापन होता है, जलीय जीवों को दिक्कत होती है। ठीक, भूकंप आने का खतरा है, बाढ़ खिसकने का खतरा है, जल जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। लिखिए, और आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।